हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ना ही आपको कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ता है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो बात करते हैं कि ये वीडियो हमारा किस टॉपिक से संबंधित होने वाला है। तो ये वीडियो होगा हमारा औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार से संबंधित। ये टॉपिक है आपका कक्षा 10वीं के इतिहास के चैप्टर नंबर 4 यानी कि औद्योगिकरण के युग का जो चैप्टर है उस चैप्टर का एक टॉपिक है औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। इसके पहले हमने क्या बात की, तो हमने देखा कारखाने या जो औद्योगिकरण का युग था उसके पहले की बात की, फिर हमने कारखानों के उदय के ऊपर बात की और हम बात करने वाले हैं औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। रफ्तार मतलब गति की बात की जाती है, रफ्तार मतलब आप कुछ और मत समझ लेना, है ना, कि वो गाने वाले रफ्तार की बात की जाए। रफ्तार का मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं यहां पर गति की, कि भाई गति कैसे यहां पर होनी चाहिए। तो औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार में आप देखेंगे कि इसकी प्रक्रिया इतनी तेज थी, मतलब इसकी रफ्तार जो थी वो इतनी तेज थी, मतलब कि इसका अगर हम अर्थ निकालें तो इसका अर्थ क्या है, केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित था। मतलब अगर कोई औद्योगिकरण हो रहा है, मतलब कि कोई उद्योग लग रहा है, तो इससे जो परिवर्तन हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, वो क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या ये इतनी तेज थी कि इस परिवर्तन से केवल आप मतलब क्या निकालें, फैक्ट्री के विकास से या उद्योगों के विकास से। मतलब एक कारखाना लगा दिया गया है, हमने कपास डाला, धागा बना, कपड़ा बना, शर्ट बना, पैंट बना, हमने खरीद लिया, केवल इससे मतलब निकालें। हमने स्टील का एक प्लांट डाला, वहां से हम कच्चा लोहा ले गए और उसको हमने बड़े बड़े सरियों में, बड़ी बड़ी मशीनों में परिवर्तित कर दिया, क्या इससे मतलब निकालें। गति का मतलब क्या है, जब उद्योगों का विकास होगा तो वो चौतरफा विकास करेंगी। मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छी बातें भी होगी तो कुछ बुरी बातें भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे उद्योग पर्यावरण प्रदूषण भी करते, आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, इस फोटो में देखेंगे कि उद्योग तो लगा दिए गए, परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। यहां पर आप धुआं धुआं धुंधली फोटो आपको दिख रही होगी, कोई चीज स्पष्ट आपको नहीं दिख रही होगी। इसका मतलब क्या है कि इन उद्योगों से धुआं भी निकल रहा है जो आपके पर्यावरण को भी दूषित करेगा। तो केवल उद्योगों के विकास तक आपके औद्योगिकरण की प्रक्रिया सीमित नहीं थी, ये सभी जगह, मतलब इसका आप असर जो देखेंगे वो सभी जगह आप असर देख पाए। हम पहले उद्योग पर बात करें, सबसे पहले बात आती है सूती उद्योग और कपड़ा या कपास उद्योग के बारे में बात की जाए। ये ब्रिटेन का सबसे फलते फूलते उद्योगों में से थे। सूती उद्योग या कपड़ा उद्योग की बात या कपास उद्योग की बात की जाए, क्यों फलते फूलते थे, क्योंकि औद्योगिकरण के पहले चरण में, है ना, पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग यही बन गया था 1840 के आसपास। हमने देखा 1830 में ब्रिटेन में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है, पहला कारखाना लगता है और उसके अगले 10 साल में 1840 तक औद्योगिकरण का जो पहला चरण होगा, फर्स्ट राउंड होगा, उसमें ये कपास और कपड़ा उद्योग या सूती उद्योग क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा उद्योग बन जाएगा। मतलब कपड़ा सबकी आवश्यकता थी कि हमें तन को ढकना है, पहनना है, फैशन की भी बात आ जाएगी, फैशन तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, फैशन की भी बात होगी, लेकिन तन ढकने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट या हमें एकदम आधारभूत आवश्यकता थी। इस कारण से ये उद्योग क्या होगा, बहुत बड़े स्तर पर आ जाएगा। हालांकि बाद में इस उद्योग की जगह लोहा और इस्पात या लोहा और स्टील उद्योग ले लेगा, क्योंकि लोहा और स्टील को आधार कहा जाएगा। आपको दूसरे उद्योग जो स्थापित करने हैं, उन दूसरे उद्योगों में क्या होगा कि भाई आपको जो आधार बनाना है, मशीन बनानी है, घर बनाना है, तो आपको सरिया चाहिए है, आपको चौखट बनानी पड़ेगी और बहुत सारी बातें आपको ऐसी करनी पड़ेंगी। तो इसमें आपको लोहा और स्टील की आवश्यकता पड़ेगी। तो बाद में जाकर लोहा और स्टील उद्योग कपास उद्योग या कपड़ा उद्योग की जगह ले लेता है, उनसे आगे निकल जाता है। आप अगर कपड़े उद्योग के बारे में बात करें तो ये 4-5 फोटो मैंने लगा के रखी हैं, आप देखेंगे यहां पर कपास का उत्पादन ऐसे खेत में होगा, फिर उसको कलेक्ट किया जाएगा इस तरीके से, फिर उसके गट्ठर बन रहे होंगे, ये आप देख रहे हैं टोकरी बन रही, फिर इनके ये गट्ठर बन गए, ये गट्ठर फैक्ट्री में गए, धागा बन गया, ये धागे से यहां पर कपड़ा बन रहा है। तो कपास उद्योग का कुछ चलन इस तरीके से चलता था, कुछ इस तरीके से कपड़ा तैयार होता था।
ये खेत से तैयार होता था, खेत से कपास पैदा करके आप कर सकते। पहले ये प्रक्रिया फैक्ट्रियों में ना होकर गांव में घर में चरखा चलाकर काम करते थे, सूत बनाते थे और फिर कपड़ा बुनकर अपना कपड़ा तैयार करती थी। उनकी जगह कपड़ा और स्टील और लोहा उद्योग आ जाता है जो आगे निकल गया। आप देखें 1873 में लोहा स्टील का जो निर्यात मूल्य था वो लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था, है ना। ये इतना लगभग हो गया था, जो आप देखेंगे कि कपड़ा उद्योग से कहीं ज्यादा हो जाता है, उससे ज्यादा नंबर इसका हो जाता है। दूसरी बात की जाए कि दूसरी बात अगर यह है कि नए जो उद्योग हैं वो परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं धकेल पा रहे थे। परंपरागत उद्योग का मतलब जो पहले से चले आ रहे हैं, परंपरागत उद्योग का मतलब क्या हो गया, जो पहले से चले आ रहे उद्योग हैं, जिनको घरों में या जो परंपरागत तरीके से जो उद्योग हो रहे हैं उनमें। अब नई फैक्ट्रियां जो लग रही हैं कि नया सिस्टम आप ला रहे हैं, तो वो नया सिस्टम इन परंपरागत सिस्टमों को बदल नहीं पा रहा है, उनको हाशिए पर धकेल नहीं पा रहा है। 19वीं सदी के आखिर में तकनीकी क्षेत्र में आप देखेंगे मजदूरों की संख्या भी आपको 20% से कम देखने को मिलेगी, है ना। तो आप देखें ज्यादातर मजदूर कहां लगे हुए हैं, परंपरागत उद्योगों में ही लगे हुए हैं। अब जो कपड़ा उद्योग है वो क्या है, एक गतिशील उद्योग या गतिशील उद्योग उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा, है ना। इस गतिशील उद्योग के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा क्या होता था, घरेलू इकाइयों में होता था। घरेलू इकाई का मतलब क्या हो गया, घर में चरखा चलता है, चरखे से सूत कटेगा और सूत क्या होगा, फिर कारखानों में चला जाएगा। ये सूत क्या होगा, फिर कारखानों में चला जाएगा और इस सूत से क्या हो जाएगा, इस सूत से कपड़ा तैयार कर लिया जाएगा और उस कपड़े से परिधान या ड्रेस तैयार कर ली जाएगी। तो इसका एक बड़ा मतलब इसका जो उत्पादन का एक बड़ा भाग है वो कहां हो रहा है, घरेलू इकाइयों में उसका उत्पादन यहां पर किया जा रहा है। तीसरे उद्योग पर बात करें कि जो परंपरागत उद्योग हैं, जो परंपरागत उद्योगों की चर्चा की गई है कि इन परंपरागत की जगह जो आधुनिक तकनीकी उद्योग आए हैं वो परंपरागत उद्योगों को मात नहीं दे पाए थे, हाशिए पर नहीं धकेल पाए थे। परंपरागत उद्योगों में दो बात करें, परिवर्तन की बात करें और ठहराव की बात करें। परिवर्तन आप देखेंगे तो परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योग से तय नहीं हो सकती थी परंपरागत उद्योग की। मतलब जो आपने इंजन खोज लिया भाप से चलने वाला, वो इंजन अब इस परंपरागत उद्योग की गति या परिवर्तन की गति को तय नहीं कर सकता। ना ही वो इंजन तय कर सकता है, ना ही धातु उद्योग तय कर सकता। मतलब कि ये अपनी चाल से चला जा रहा है, इस पर बाहरी दबाव उतना असर नहीं डाल पा रहा है, उतना प्रभाव नहीं आ पा रहा। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, उदाहरण के तौर पर देखेंगे सबके गांव में, शहर में एक चाट वाला, एक कुल्फी वाला, एक खाने पीने की चीज वाला होगा, जिसकी दुकान बहुत डेकोरेटेड नहीं होगी। हो सकता वो ठिलिया चलाता हो सकता वो साइकिल पर बेचता हो, वो परंपरागत तरीके से बना रहा है ना। अगर उसका सामान वो उसका सामान जो है वो इतना टेस्टी है, वो अपने पुराने तरीके से बना रहा है, तो लोग उसके पास जा रहे हैं। पास में एक व्यक्ति ने एक कारखाना लगाया कि बोले हम चाट ऐसे बनाएंगे, हम फुल्की ऐसे तैयार करेंगे। जैसे सब लोग फुल्की खाते होंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, फुल्की या पानी बतासे से होता है ना, जो पानी की टिकिया कहते हैं, सब लोग खाते होंगे। ये दो प्रकार से होती है। कैसे होती है, एक कारखाने में बनती है, कई लोगों को पता नहीं होगा, कारखाने में तैयार होती है, और एक क्या होती है, घर में हाथ से बनाते हैं। आपके घर में नहीं है ना, आपके घर में नहीं, किसके घर में, जो फुल्की का काम करते हैं, पानी बतासे का काम करते हैं, पानी की टिक्की का काम करते हैं, वो क्या होता है, हाथ से बनाते हैं। ये क्या है आपका, इसको आप अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई कहता है पानी बतासा, है ना, कोई क्या कहता है, पानी बतासा, पानी बतासा। कोई क्या कहता है, कोई कहता है टिकिया, और कोई कहता है फुल्की, है ना, अलग अलग जगह, है ना। कोई कहता है पुचका, कोई कहता है गुपचुप, जो अलग अलग है वो सब, है ना। तो ये पानी बतासा, अब ये कारखानों से। तो आपको जो आप देख रहे होंगे कि जो हाथ से बनाने वाला व्यक्ति आपके मोहल्ले में छोटी सी दुकान लगाकर ठिलिया पर या साइकिल पर बेचता है, उसकी खपत ज्यादा है, उसका टेस्ट ज्यादा है, उसकी इज्जत ज्यादा है, लोग आज भी उसके पास जा रहे हैं। जबकि बगल में एक कारखाने से फुल्की बनाने वाले व्यक्ति ने एक फैक्ट्री डाली है कि भाई उसकी फुल्की कारखाने से बन रही है, वो बेच रहा है, तो वो आपको वो मजा नहीं आ रहा है। मतलब कि क्या हो गया, ये परंपरागत हो गया, हाथ से बनना क्या होगा, परंपरागत हो गया। तो परंपरागत उद्योगों की गति ये कारखाने मतलब मशीन तय नहीं कर पा रही। बात समझ में आई ना। तो यही वो कहने की बात की जा रही है कि परंपरागत उद्योगों में जो परिवर्तन है वो भाप से चलने वाले इंजनों से तय नहीं होगा, धातु उद्योगों से तय नहीं होगा। इन उद्योगों के अंदर परंपरागत उद्योगों में उतना ठहराव नहीं था, ठहराव आप उसको नहीं देख पाएंगे। अब देखें जैसे परंपरागत उद्योगों में खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पावरी, कांच के सामान, चर्म शोधन,
फर्नीचर, औजारों के उत्पादन, जैसे बहुत सारे गैर मशीनरी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे आविष्कारों का परिणाम थी। मतलब छोटे मोटे बना लिए कैसे, जैसे आप देखेंगे कि आपका वो ठिलिया वाला जो आपको पानी पता से पिलाता है, तो पहले उसको दोना, है ना, दोना समझते हैं क्या है, दोना पत्तल समझते होंगे, पत्तों से तैयार होता है। दोना पत्तल आप समझते होंगे क्या होता है, पत्तों से तैयार होता है ना, पत्तों से तैयार होता है। तो अब इसकी जगह वो क्या करने लगा है, एक ऐसी कटोरी आपको दे देता है कि भैया इसमें हम पिला देंगे आपको। अब वो कागज की बनी कटोरी या प्लास्टिक की कटोरी दें, तो ये परिवर्तन आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो लोग क्या है भाई बोले इसमें भी थोड़ी थोड़ी बदलाव आ रहे हैं। तो छोटे छोटे आविष्कार जो आ रहे हैं ना, छोटे छोटे आविष्कार आ रहे हैं, इन आविष्कारों से इन छोटी छोटी जगहों पर तरक्की हो रही है। इन तरक्की के लिए ये आविष्कार जिम्मेदार है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, है ना, निर्माण, जो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन, पावरी, कांच के सामान, चर्म शोधन, फर्नीचर, औजार, इन सब में जो तरक्की आ रही है वो छोटे छोटे आविष्कारों से आ रही है। चौथा आप देखें, प्रौद्योगिकीय बदलाव के बारे में बात की जाए तो जो प्रौद्योगिकी या जो इंजीनियरिंग चेंजेस हैं वो क्या है, आपको उनकी गति बहुत धीमी देखने को मिलेगी। और इन प्रौद्योगिकीय बदलाव में आपको कोई नाटकीय बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कोई नहीं होगा कि एकदम से प्रौद्योगिकी आई और एकदम से चीजें चेंज हो गई, एकदम बदल गया, ऐसा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बहुत गति धीमी थी, बहुत स्लो थी। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण यह है कि तकनीकी का महंगा होना, तकनीकी महंगी है, साथ में उस तकनीकी में जो मशीनें आई हैं उन मशीनों का जो खराब हो जाना, उन मशीनों का जो रख रखाव है वो बड़ा कठिन हो जाना। कैसे, आप देखो, फिर मैं उदाहरण से बताता हूं आपको कैसे। आपने कोई मशीन मंगाई चाइना से, भारत में मान लीजिए कि वो मशीन का कोई मैकेनिक नहीं है, आपने किसी ने बोला कि बहुत बेहतरीन मशीन है आप चलाइए, आपने वो मशीन मंगा ली, अब उसका कोई मैकेनिक नहीं है, उसमें कोई कमी आई तो आपको चाइना से वो मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। तो आपको क्या होगा कि भाई वो मैकेनिक बोलेगा भाई हमारा खर्चा रुकने आने जाने का, तो क्या होगा कि मशीनें खराब होंगी, और मशीनें खराब होंगी तो इनके रख रखाव पर आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको समस्याएं आएंगी। तो एक दूसरा डर ये हो गया, पहला तो हो गया तकनीकी महंगी थी, मशीन महंगी आई, दूसरा महंगी मशीन लगा ली, अगर वो बार बार खराब हो रही है उसके मेंटेनेंस पर पैसा ज्यादा हो रहा है, दूसरा डर का कारण ये हो गया। तीसरा ये हो गया कि मशीनें उतनी अच्छी नहीं थी जितना अच्छा इनको बनाने वाले या इनके आविष्कारक दावा करते थे कि बहुत स्मूथ चलेंगी, इनमें खराबियां आती थी, परेशानियां आती थी, और जो पीढ़ी थी वो तकनीकी की पीढ़ी नहीं थी कि वो इसको बहुत आसानी से समझ पाए। तो इसी कारण से जो व्यापारी और सौदागर हैं वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे, वो इनको बहुत आसानी से नहीं ले रहे थे। तो यही वो प्रमुख कारण है जिसके कारण से क्या हुआ, प्रौद्योगिकी बदलाव की गति आपको धीमी देखने को मिलेगी, किसी प्रकार का नाटकीय बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें उदाहरण के तौर पर, आप ले लीजिए भाप इंजन। भाप इंजन जो है वो न्यू कॉमेन के द्वारा बनाए गए, ये भाप इंजन है, जो पहला भाप इंजन बनाया गया था, ये इस तरीके का भाप इंजन है। तो भाप इंजन बना दिया, इस भाप इंजन में कुछ बदलाव किए, जेम्स वॉट ने इस इंजन में कुछ सुधार किए और 1871 में पेटेंट करा लिया। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि भाई अब ये इंजन हमारी तकनीकी है, अब अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का इंजन बनाता है तो उसको हमें कुछ रॉयल्टी, मतलब कुछ पैसा देना होगा। कोई कंपनी बनाती है, दुनिया भर में कहीं भी ये इंजन बनेगा, इनकी परमिशन से बनेगा, साथ में इनको इसके उत्पादन पर कुछ पैसा देना पड़ेगा, है ना। मैथ्यू बोल्टन जो थे वो इनके जेम्स वॉट के दोस्त थे, व्यापारी दोस्त थे, इनने क्या किया, इसका उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। अब भाप के इंजन का तो आप शुरू में देखें कोई खरीदार ही नहीं मिला। आप पूरे इंग्लैंड में देखें जहां औद्योगिकीकरण सबसे पहले हुआ है, वहां इंजन कितने हैं, सिर्फ 321। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि लोग तकनीकी से कितना बच रहे थे, कितना हिचकिचा रहे थे। 80 इंजन का उपयोग किया गया सूती उद्योग के अंदर, 9 इंजन लगाए गए कहां पर, आपके ऊनी उद्योग में, और बाकी के जो बचे इंजन हैं उनका उपयोग किसमें कर लिया, नहर निर्माण और लोहे के कार्यों में इनका उपयोग कर लिया। बाकी के जो, क्योंकि इनके अलावा भी तो काम होते होंगे, सूती और ऊनी, नहर और लोहा, इनके अलावा भी तो काम होंगे, बाकी की जगह इनका उपयोग नहीं किया गया। मतलब और किसी उद्योग में भाप के इंजन का उपयोग नहीं किया गया, काफी समय बाद ये दूसरे उद्योगों में इनका उपयोग किया जा रहा था। तो ये बात समझ में आई कि भाई आप देखेंगे इंजन बन गया, जबकि इंजन क्या है, लोगों की ताकत या लोगों की उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ा सकता है, उसके बाद भी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। अर्थात प्रौद्योगिकी को अपनाने में उद्योगपति हिचकिचा रहे थे, जबकि यह प्रौद्योगिकी मजदूरों का उत्पादन कई गुना बढ़ा सकती थी, उसके बाद भी जो व्यापारी हैं वो हिचकिचा रहे हैं।
लेकिन कुछ समय बाद इतिहासकार अब इस बात को मानने लगे हैं कि 19वीं सदी के मध्य तक औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं था, है ना। वो इस बात को मानते हैं या मानने लगे हैं कि 19वीं सदी के मध्य तक का औसत मजदूर जो है वो मशीनों पर काम करने वाला नहीं था। औसत मजदूर मतलब अगर हम एक एवरेज निकालें कि कोई इलाके में 100 मजदूर है तो आप मानेंगे कि 40, 50 या 60 मजदूर मशीनों पर काम करने वाले नहीं थे, बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होते थे। वो अपना परंपरागत काम ही करते थे, उसी तरीके से काम किया करते थे। तो ये बात आई कि भाई औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार कैसे है, तो हमने देखा रफ्तार तो स्लो है, उतनी तेज नहीं है। हमने भाप इंजन का भी उदाहरण लिया कि इंग्लैंड में सिर्फ 321 हैं और वो सिर्फ 3 जगह उपयोग हो रहे हैं, 4 जगह उपयोग हो रहे हैं, सूती कपड़े में और ऊनी कपड़े में, नहर बनाने में और लोहे के काम में। इनके अलावा उनका कहीं उपयोग नहीं किया जा रहा था। तो ये रफ्तार की सारी बातें हमने यहां पर देख ली। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप सर्च करें या सर्च बार में टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं, आप हमारी वेबसाइट में जब प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस आएगा। यहां से आप कोई भी एक कोर्स चुन सकते हैं। मान लीजिए कि आपने हिंदी मीडियम चुना है, चुनने के तुरंत बाद आपको एक क्लास चुनने का ऑफर आएगा, एक क्लास चुनने का ऑप्शन दिखाई देगा। आपने क्लास चुनी कि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी है, जैसे ही क्लास चुनेंगे आपके सामने सारे टीचर आ जाएंगे, सारे टीचर आप देख पा रहे होंगे। तो जो भी टीचर से या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उस पर उनके वॉच नाउ पर जाकर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, उनके वीडियो को देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप इतिहास देखना चाहते हैं, हिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो आपने देखा कि आपकी बुक का नाम है भारत और समकालीन विश्व 2। आप गए यहां पर और आपने क्लिक किया कि वॉच नाउ पर, जैसे ही क्लिक किया क्या होगा, हिस्ट्री का पूरा चैप्टर वाइज आपके सामने आ जाएगा। जो भी चैप्टर देखना है क्लिक किया, उसके कॉन्सेप्ट वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट और जो एमसीक्यू है सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जो भी चीज देखना चाहते हैं उसके आगे ऐसा वॉच नाउ लिखा होगा, वॉच नाउ पर क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, ये वीडियो चल जाएगा। वीडियो प्ले हो जाने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाने के लिए नेक्स्ट वीडियो के बटन का आप उपयोग कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में जमकर शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।